नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी की बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले बात होगी दिल्ली की सरकार को लेकर और आपको बता दें नई सरकार के गठन को लेकर हलचल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है और इसी के चलते हो सकता है कि जल्द शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हो। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है, लेकिन बैठकों का दौर जारी है। अब देखना यह है कि कब दिल्ली की सरकार का गठन होता है। बिल्कुल, इसी बीच में दिल्ली सरकार की बात जहां पर करेंगे, उसी के साथ साथ हम पूर्व सरकार की बात भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और सीवीसी जो है वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उनके घर के नवीनीकरण के मामले में सीवीसी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर। तो आपको बता दें महाकुंभ ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है और 50 करोड़ का आंकड़ा यानी श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का वो टूट चुका है। तो नया रिकॉर्ड महाकुंभ खुद में बनाता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड खुद महाकुंभ अपने तोड़ रहा है, जहां पर 4 और नए रिकॉर्ड जो है वो तोड़े जाएंगे और बेहद खुशी का पल जहां पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। बिल्कुल, इसी बीच में हम बात करेंगे अब किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि 22 फरवरी को एक और बैठक होगी और बैठकों का दौर जहां पर लगातार जारी है। लेकिन अब जो 22 फरवरी को बैठक होने वाली है कुछ दिन बाद, उसमें मंत्री भी शामिल होंगे। अगर हम कृषि मंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान की, वो भी शामिल होंगे, किसान नेता शामिल होंगे और एक बार फिर से बायलैटरल टॉक्स का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो भारतीय है, अमेरिका से एक और विमान जो है आज अमृतसर पहुंचेगा और इसमें 119 भारतीय जो है उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर कल भी विमान आएगा और एक के बाद एक भारतीय जो है जो वहां पर इलीगल तरीके से पहुंचे हैं उन सभी को यहाँ भारत में वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें एक विमान आज अमृतसर उतरने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार को लेकर। बिल्कुल दिल्ली सरकार को लेकर जो है वो जल्द ये खबर सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के गठन को लेकर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और यहां पर आपको बता दें कि 20 फरवरी तक सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इसी में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो है वो की जाएगी और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 5 फरवरी को जब मतदान हुए, 8 फरवरी को नतीजे सामने आए, तो तख्ता पलट हो गया। जहां पर 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर अपनी हुकूमत बनाई हुई थी, लेकिन तख्ते पलटते हुए तस्वीर कुछ और निकलकर सामने आई और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का जो फैसला है वो लिया है। 48 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई, कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, हलचल तेज हो चुकी है। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी यहां पर की जाएगी और 17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संभव है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित हो सकता है। भव्य और दिव्य तरीके से ये समारोह आयोजित होगा और जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वहां पर जीत हासिल की, उसके तुरंत बाद देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो यहाँ पर कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में स्थित जो कार्यालय है वहां पर भी काफी एक भव्य और दिव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो शामिल हुए। हमारे साथ उज्जवल कुमार ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। उज्जवल, अभी तक कोई स्टैंप नहीं लगी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल शिवपाल, देखिए दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 27 साल का अपना चुनाव जो है वो खत्म कर लिया है और देखिए बीजेपी को पता है कि ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर आप वोट देखेंगे तो सिर्फ 2% से जो है वो वोट जो है वो बीजेपी का ज्यादा रहा है। इसलिए जो है बीजेपी को इस बार जो है वो काम करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए जाते थे वो अलग बात है, लेकिन अब उनको काम करना होगा 2030 में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल दोबारा बाजी मार ले जाए। इसलिए बीजेपी को ये बात पता है और इसी के मद्देनजर जो है वो लगातार बीजेपी की जो बैठक है अंदरूनी
वो देखने को मिल रही है। 8 तारीख को परिणाम आए थे और देखिए 9 तारीख को ही पहली बैठक जो है बीजेपी के अंदर हो गई थी। तमाम विधायकों से बैठ के जो है वो बातचीत की थी। उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज भी जो है वो बीजेपी के अंदर जो है वो जितने भी उनके महामंत्री हैं उनकी जो बैठक है वो होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो खुद करने वाले हैं। और उसके बाद देखिए जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है, जो जानकारी आई है, तकरीबन देखिए 16 या 17 को जो है वो विधायक दल की बैठक हो सकती है दिल्ली में। आखिर किसके नाम पर जो है वो मोहर लगेगी। लेकिन जो इससे पहले की बैठक हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि 9 तारीख को उसके बाद की जो अगली बैठक हुई है उसमें तकरीबन 15 नामों पे जो है वो फाइनल हुए थे। और उन 15 नामों में से भी जो है वो 9 नाम की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और आप देख रहे होगा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर गए हुए थे विदेशी दौरे पर। उज्जवल, ये 27 साल के बनाया जाने वाला है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनकी तैयारी और खुशियों की बात की जा रही है, लेकिन सरकार तो जनता ने बनाई है। जनता किस तरीके से समर्थन दे रही है, क्योंकि अभी तक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं नई सरकार के बाद? बिल्कुल, देखिए रूपाली, जो लोगों से मैंने खुद ही इस मामले को लेकर जो है उस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी कि आखिर दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली की जनता चाहते हैं कि कैसे जो है वो दिल्ली में काम हो। तो साफ तौर पर देखिए योगी मॉडल की जो बात है, दिल्ली के ज्यादातर जो मैंने बातचीत की है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके की जो बात है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के थ्रू जो है वो करते हुए दिखाई दिए कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री की है जो दिल्ली में सख्त फैसले ले सके और दिल्ली को विकास की ओर जो है वो आगे लेके जाए। और ये देखिए बीजेपी को भी ये बात पता है। तो इसलिए देखिए मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि देखिए इसमें 2 प्रमुख नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी जो चर्चाएं हैं ऑब्वियसली वो तेज हो चुकी होंगी। क्या लगता है संभावित तौर पर कौन कौन से चेहरे टॉप लिस्ट में हो सकते हैं? वही शिकवन देखिए मैं वही दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, जो भी मैंने अभी तक ग्राउंड पे रिपोर्ट कवर की है, और बीजेपी जो एक मजबूत चेहरा सोच रही है लाने के लिए, जैसा जनता भी कह रही है, तो मेरे को देखिए तकरीबन जो है वो 2 शख्स नाम मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो देखिए जो है परवेश वर्मा, जिन्होंने खुद जो है अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया, तो एक वो मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और दूसरे देखिए कपिल मिश्रा लग रहे हैं, जो बेबाकी से हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए आए। हालांकि वो आम आदमी पार्टी में पहले थे, लेकिन उसके बाद उनको काफी समय हो गया आम आदमी पार्टी छोड़े, और लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने तीखे प्रहार किए और कहीं ना कहीं जो है वो अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो ये 2 नाम हो सकते हैं। हालांकि देखिए और भी जो नाम है इसमें है तकरीबन 9, जैसे मैंने आपको दर्शकों को जानकारी दी कि 9 नाम जो है वो तकरीबन इस लिस्ट में फाइनल किए गए। और देखिए जो हमने जो सूत्रों से बातचीत की और जो विधायकों से भी पता लगा, तो उनका ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो जो 48 विधायक जीते हैं उन्हीं में से होगा। क्योंकि देखिए ऐसी बात भी सामने आ रही है, हो सकता है कि स्मृति ईरानी को जो है वो बनाया जाए, नुपुर शर्मा को बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 9 नाम जो है 48 लोग जीते हैं उसी में से ही फाइनल होंगे। और देखिए इस साल के अंत में जो है वो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी देखिए ये भी हो सकता है कि पूर्वांचल के लोगों को साधने के लिए वहां पर भी जो है एक तीर से 2 शिकार करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचल का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी बीच में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो इस समय संबोधित करें। आप सुने क्या कुछ कह रहे हैं। Look at where we are at the moment. It was a glorifying moment for me in Rajasthan when it was declared that in Jammu and Kashmir more than 2 crore tourists had been. The aspirations of generations found use when the constitutional goals of separation concluded in 2019 with the historic abrogation of Article 370. Article 370 was a temporary article in the Constitution. And to young minds, let me invite your attention to 2 aspects. Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, drafted all articles of the Constitution except Article 370. I urge you to go into historical perspective to know the background why he declined.
towering giant of Indian political economy, Sardar Patel, took upon himself of integrating these states outside the state of Jammu and Kashmir. But now, in 2019, a big change has taken place. In the sacred land of Mata Vaishno Devi, a new pilgrimage began. The journey from isolation to integration, the winds of change have brought peace and progress. For the first time, the region experienced true national integration. There was a demand by a great son of the soul. एक देश में एक किसान, एक प्रधान, एक विधान. That is accomplished. And what will happen, I'm sure about it. Disturbance has created order. Where we witness disorder as the normal order, being our the real order. Jammu and Kashmir witnessed the highest order turnout in 35 years. During 2024 Lok Sabha polls, and just take note of it. With a 30-point increase in Kashmir Valley participation, democracy has found its real voice, its real resonance. Idea it. In 2023, over 2 crore tourists visited Jammu and Kashmir. The result was boosting local economy. The heaven on earth is now hope and prosperity health. It is a global attraction. Every investment proposal in New Kashmir isn't just about capital, it's about true being restored. Fear being rewarded. The change is not imperceptible. It is perceptible. Perception has changed. Ground reality is changing. Hopes of the people are soaring. Private investment proposals I am happy to share with you. What rupees 60,000 crores were received in 2 years. What did it signal? Economic interest in the state of Jammu and Kashmir in this area. Foreign direct investment entered Jammu and Kashmir for the first time after 2019. With multiple international companies showing interest. The area is no longer a story of conflict, but it is concerns of confidence and capital. तो आप ये सीधा संबोधन देख रहे थे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी SMBD कटरा से, जहां पर कि LG मनोज सिन्हा के साथ साथ CM उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर बच्चों को उनकी डिग्रीज जो है वो सौंपने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली के हवाले से करेंगे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और अब CVC ने जो है उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर बंगले पर एक्शन लेने की तैयारी में CVC है और बंगले के नवीनीकरण यानी कि उसके रेनोवेशन के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें आम आदमी पार्टी संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, जिसमें उनके बंगले की जांच जो है वो CVC द्वारा की जाएगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और आपको बता दें CVC के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 8 एकड़ में 40,000 स्क्वायर यार्ड में बंगले का निर्माण करवाया था, जिसको लेकर अब ये कार्रवाई हो रही है। और अब इस मामले में आपको बता दें कि CPWD एक विस्तृत जांच करने वाला है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि वो मुद्दा तो दिल्ली चुनाव में भी काफी बड़ा बन गया था और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था और अब चुनावी नतीजों के बाद CVC ने उनकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की है। लेकिन CVC पूरी तरीके से
यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है, बिल्कुल तैयार बैठी है अरविंद केजरीवाल के इस मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए। और ये मुद्दा जो है वो उनके बंगले के नवीनीकरण की जांच में लिया जाएगा। और अब सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक ही नहीं, अन्य पार्टी नेताओं पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार वहां पर नहीं बनाई है, सिर्फ जीत जो है वो दर्ज की है। लेकिन उसके तुरंत बाद लगातार आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर जो अन्य भ्रष्टाचार में संबंधित लोग थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अलग अलग भ्रष्टाचार में पाई गई थी, उसको लेकर भी लगातार एक्शन मोड में ये सरकार नजर आ रही है। हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप से जानना चाहेंगे, संदीप, अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहुमत पाई है, सरकार अभी फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। संदीप, आप सुन पा रहे हैं? जी, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराइएगा। जी संदीप, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 8 फरवरी को जब नतीजे आए, बहुमत उन्हें प्राप्त हुई, लेकिन अभी तक सरकार का गठन दिल्ली में नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और जितनी भी डिपार्टमेंट्स है उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक अब मामले लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिसको बीजेपी की ओर से चुनावों में शीश महल कहा जा रहा था, अब उसकी जांच होना संभव नजर आ रहा है। ऐसे में सीवीसी की ओर से एक रिपोर्ट 13 फरवरी को दी गई है और उसमें कहा गया है कि जो खर्चा अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर किया वो काफी ज्यादा मायने रखता है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से एक वीडियो जो है उस घर की जो है वायरल की गई है और दिखाया गया है कि कैसे वहां पर नवीनीकरण और नए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से वहां पर जो है उसको सजाया गया है, बनाया गया है। किचन से लेकर अन्य जो डेकोरेशन की आइटम है वहां पर किस तरह से लगाए गए हैं। और कहा यही जा रहा था कि बार बार कैसे अरविंद केजरीवाल ने 8 एकड़, माफी चाहूंगा, 4000 वर्ग गज में फैली हुई जमीन पर कैसे सरकारी वहां पर जो जमीन है उसका अलग अलग विभागों के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन उन्होंने उसका अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और वहां पर संदीप का संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीवीसी जो है वो पूरे तरीके से एक्शन मोड में और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके घर का नवीनीकरण, उसमें इस रेनोवेशन में कई करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। और अब सीवीसी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ये जवाब दे कि आखिरकार इतना पैसा उनके पास कहां से आया। संदीप, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इस पर इतना पैसा खर्च किया गया था और ये राशि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये मकान को बनाने में कहां से लगाई। क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई थी और जो खर्चे गिनाए गए थे उसमें सबसे ज्यादा जो बजट दिखाया गया था उसमें रेनोवेट करने का दिखाया गया था। रेनोवेट जो बताया गया उसमें कई करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही किचन के अलग अलग जो आइटम दिखाए गए थे उसमें भी लाखों रुपए का खर्च सामने आया था। तो ऐसे में बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास इतनी धन संपत्ति है तो फिर वो कहां से आ रही है और इसके पीछे क्या वजह है, और इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर बीजेपी ने भी एक सवाल और उठता है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, आज भी विभागों को नोटिस जारी कर दिया गया है। शीश महल के मुद्दे को लेकर बात की जाए, इलेक्शन के टाइम भी उठा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से दर्शाया कि हमारे घर में क्या है, हमारे शीश महल में क्या है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर आगे बढ़ी थी, यानी कि आपके भ्रष्टाचार को, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आएगा। और जो घोटाले जिनको लेकर आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारी तरफ से नहीं किए गए हैं, तो घेराव में आएगी पूरे तरीके से। देखिए, हम अगर बात करें तो चुनाव हारने के बाद से कहें कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है शिकंजा कसती हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है। चाहे वो विधायकों को खरीद फरीद के मामले में जो है विजिलेंस की ओर से जांच करने की बात कही गई हो, सबूत मांगने की बात कही गई, और अब उस शीश महल को लेकर जो बीजेपी लगातार इसका जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठा रही थी, अब उसकी जांच होना संभव है। यानी कि कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय और बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से जीत के बाद बीजेपी की जब जीत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे थे और वहां पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर एक एक पाई का हिसाब अगर
आम आदमी पार्टी से लिया जाएगा, और अगर उसमें कोई दोषी है तो उसको जो है उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो उसी कार्रवाई को अब आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। हालांकि दिल्ली में अभी तक जो है संदीप, अब ये जो सरकार भ्रष्टाचार बीजेपी की के नहीं बन मुद्दे पाई उठ है। रहे हैं, ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये पिछले कई सालों से चल रहे हैं, कई महीनों से चल रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के इन 10 साल के कार्यकाल पर भी उठ रहा है, क्योंकि उनकी सरकार में इन चीजों पर एक्शन नहीं लिया गया। अब क्योंकि बीजेपी यहाँ पर आई है तो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस में होगी, कंफ्यूज होगी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब इस तरीके के कोई घोटाले सामने नहीं आए। दैट मीन्स उनके जो अफसर हैं या फिर उनके जो नेता है, उनके जो डिपार्टमेंट है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। देखिए, बीजेपी लगातार इस तरह की बातें जो है पिछले 10 सालों से गिनाती हुई नजर आई, और इस तरह के भ्रष्टाचारों के बाद अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़े करने की बातें तो हुई, लेकिन अब सरकार बीजेपी की है और उस पर जांच होना संभव है। और ऐसे में कई जांच जो है अलग अलग रोजाना हम देख रहे हैं कि परत दर परत खुलती जा रही है, जिसमें अब इस मकान को लेकर जो है सामने आई है, और अब इसमें क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या रिपोर्ट बनाई जा सकती है और क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, और हालांकि अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि उनकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री उनका होगा, तो और भी जांच आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप गोयल यहाँ पर दिल्ली के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और सीवीसी पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच में आगे बढ़ेंगे, बात अब उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा सचिवालय में ये कार्यक्रम जारी किया जाएगा और 18 फरवरी से 5 मार्च तक ये विधानसभा का जो सत्र है वो जारी रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 20 फरवरी को पेश होने वाला है साल 2025-26 का बजट और कुल 11 दिन तक चलेगा ये विधानसभा का सत्र। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिसमें 5 दिन सदन की कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि शनिवार रविवार के चलते 22 और 23 फरवरी को सदन की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं 28 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवकाश के चलते सदन की कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें सिर्फ 1 और 2 मार्च को शनिवार रविवार को होने के कारण सदन की कार्रवाई नहीं होगी। 5 मार्च को पारित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट क्या कुछ लेकर आया है। तो 18 फरवरी से ये यूपी विधानसभा सत्र, बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। विकास के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से सरकार क्या कुछ लाती है, हर किसी की नजर इसी पर रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजा अब्बास जुड़ चुके हैं। रजा, बताइएगा बजट को लेकर विधानसभा की तैयारियां कैसी है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि किन चीजों को लेकर इस बार जनता को सरकार जो है, जो जनता ने उम्मीद जताई है सरकार से, वो क्या सरकार दे पाएगी? देखिए, 18 तारीख को सत्र शुरू होगा और अध्यादेश जो है और गवर्नर साहिबा रखेंगे। उसके बाद जो है वो बजट पे चर्चा जो है वो 20 से शुरू होगी। पहली बात तो अध्यादेश परियोजनाएं जो है वो गवर्नर रखेंगे। 18 को 19 तारीख को जो भाषण होगा, अभिभाषण होगा गवर्नर पे, उस पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि हम आक्रमण मूड में रहेंगे और किसी भी तरीके से जो इस तरह के बजट आते हैं उसके बाद बजट की जो धनराशि वापस हो जाती है, वो खर्चा भी होते हुए नजर नहीं आती। इन तमाम मुद्दों को लोग नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे मुद्दे उठाने की बिल्कुल फिराक में है। और आज खासतौर से 12:30 बजे समाजवादी पार्टी इसी को लेकर प्रेस ब्रीफ भी करने जा रही है। तब देखने वाली बात योगी आदित्यनाथ और जो है 19 तारीख को बजट रखेंगे। उसके बाद पटल पे चर्चाएं होंगी और कुछ अवकाश होने के दौरान कुछ दिन जो है वो सदन नहीं चलेगा। फिर इस पे 5 मार्च को विस्तार रूप से इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो एक बहुत ज्यादा लंबा दिन का सत्र चलने वाला है। खासतौर मुझे लग रहा है नेता प्रतिपक्ष में महाकुंभ में जिस तरह की घटनाएं हुई और खासतौर पे ट्रैफिक अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाने के मूड में है। बिल्कुल रजा, एक सवाल ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है इस बजट सत्र में पूरे तरीके से हंगामा, घेराव जो है सरकार का करेगी। पहला मुद्दा महाकुंभ को लेकर करेगी, दूसरा जो मिल्कीपुर उपचुनाव में सीट हारी है उसको लेकर करेगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर हमारे चैनल निरंतर प्रोग्राम भी कर रहा है और खासतौर पर 18 बिंदुओं को लेकर जो है वो श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को लेकर गए थे और उनपे ऑडियो वीडियो तमाम जो है साक्ष्य रखे थे कि इस तरह की धांधलियां हुई हमारे
जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अयोध्या जो है उस पर सवालिया निशान श्यामलाल पाल ने रखे थे। उसको लेकर चुनाव आयोग ने कोई जांच अभी तक नहीं बैठाई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ है और वहां पर उसका जो दावा है, उसका इल्जाम है कि वहां धांधलियां की गई है, दुरुपयोग किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने। लिहाजा इसको लेकर भी बहुत ही आक्रमण मूड में समाजवादी पार्टी रहेगी सत्र के दौरान। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन यही अंदाजा है कि हंगामा यहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष तैयार है अपने मुद्दों को लेकर। आगे बढ़ेंगे जहां पर महाकुंभ को लेकर चर्चा होगी और महाकुंभ ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड बना लिया है। 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो महाकुंभ में पार हो चुका है और यहाँ पर अगर बात की जाए स्नानार्थियों की तो उनकी संख्या जो है 50 करोड़ के पार हो चुकी है। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने इसकी जानकारी दी है और यहाँ पर सबसे पहले अंदाजा लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान करने आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा टूटता हुआ नजर आया, जिसके बाद 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर पार हुआ, नया रिकॉर्ड बना और 4 और नए रिकॉर्ड महाकुंभ जो है वो बनाने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि संगम में राहुल गांधी भी डुबकी लगाएंगे, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका ये दोनों जो है वो यहाँ पर 16 फरवरी को संगम, त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे, संगम में डुबकी लगाने के लिए। और महाकुंभ में जिस तरीके से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आम जनमानस की तरह कई बड़े चेहरे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो या फिर अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हो, उनकी फैमिलीज हो, अंबानी की फैमिली यहाँ पर पहुंची, बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी पीछे नहीं है, वो भी यहाँ पर 16 फरवरी को डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और इसी बीच में शंकराचार्य और संतों का आशीर्वाद भी इस दौरान लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही हैं, कई करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर हर दिन पहुंच रहे हैं और अनुमानित तौर पर यह कहा जा रहा था कि 13 जनवरी को शुरू हुआ जो यहाँ पर महाकुंभ है, जो कि 26 फरवरी को खत्म होगा, 45 से 40 करोड़ के बीच में जनता यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन अभी कई दिन शेष है, कुछ दिन बचे हैं, 10 के करीब दिन बचे हैं और ये आंकड़ा पार हो चुका है, सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। और इसी बीच में अब यह भी कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे साथ अनुज हनुमत ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता, जो कि लगातार महाकुंभ की महाकवरेज कर रहे हैं। अनुज, आप बताइएगा, अब अनुमानित तौर पर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वो दोनों भी 16 फरवरी को वहां पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। जी, इस बार प्रयागराज महाकुंभ में अब तक बहुत सारे बड़े जो चेहरे हैं वो स्नान कर चुके हैं और लगातार जो प्रोटोकॉल है वीआईपी दर्शन का, स्नान का, वो जारी है। मुख्यमंत्री भी कई राज्यों के दर्शन कर चुके हैं। अभिनेताओं की अगर बात करें तो बड़े नामचीन चेहरे संगम पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो हो सकता है कि अगले 48 घंटे में देखने को मिले। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो सांसद हैं राहुल गांधी और जो सांसद हैं प्रियंका गांधी, ये आ सकते हैं दोनों लोग। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर के कुछ न कुछ बोलते रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जबकि सचिन पायलट कुछ ही दिन पहले स्नान कर चुके हैं। देखना होगा क्योंकि 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये महाकुंभ वैश्विक स्तर पर एक नए कीर्तिमान बना चुका है। अनुज, यहाँ पर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष हो या योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, आज ये करारा जवाब है कि 50 करोड़ का आंकड़ा टूटा है, क्योंकि लोग जो है वो डरे नहीं, डटे रहे और श्रद्धा जो है उन्हें यहाँ पर लेके आई। और योगी सरकार की बड़ी सफलता है कि 50 करोड़ लोगों को स्नान करवाना बिना किसी दिक्कत के और इतनी सारी व्यवस्थाएं देखते हुए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व्यवस्थाओं का तो यहाँ पे बहुत कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हिंदू सनातन धर्म हमेशा से विपरीत परिस्थितियों में अच्छा संगठित कार्य करता रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो 50 करोड़ की संख्या है ये बताती है कि कैसे एक आयोजन जो था वो अब
सिर्फ प्रयाग का आयोजन नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का आयोजन नहीं है, अब ये वैश्विक स्तर पर भारत के बड़े आयोजनों पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि एक जगह पर जब लाखों लोग एक दिन में, करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे का जो रीजन है वो संगम स्नान है, साथ में हिंदू रीति रिवाज जो जुड़े हुए हैं उससे संबंधित सारी बातें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जो समूचा विश्व है, देश है हमारा, वो विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो सनातन धर्म है उसकी ओर लोगों का जो रुख है वो बताता है कि हमारा भारत क्यों अलग है, क्यों विभिन्न धर्मों का यहाँ संगम है। अनुज, यहाँ पर एक सवाल ये है कि महाकुंभ की अगर बात की जाए, पिछले रिकॉर्ड्स भी महाकुंभ खुद अपने तोड़ रहा है। जो 4 नए रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है, चाहे वो 15,000 कर्मचारी एक साथ सफाई करेंगे या फिर जो संगम की सफाई होगी, और ऐसे कई रिकॉर्ड्स जो है बनाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि यहाँ पर 45 करोड़ वाला रिकॉर्ड तो टूट चुका है। देखिए, मुझे लग रहा है कि महाकुंभ अपने आप में एक रिकॉर्ड है और लगातार हर दिन एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है, चाहे वो 50 करोड़ का आंकड़ा हो या स्वच्छता के दिशा में जो कल कार्य किया गया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका दर्ज हुआ। कैसे 15,000 सफाई कर्मचारी 10 किलोमीटर लंबे घाट में एक साथ सफाई एक समय में कर रहे थे, तो ये अपने आप पे एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ देश की कोई नामचीन हस्ती नहीं बची जो किसी एक आयोजन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और काशी से लेके दिल्ली तक यहाँ के लोग ना आए हों। तो मुझे लग रहा है कि भारत का जो मानचित्र है अब असल में उस मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ और एक ही जो जिक्र है वो है संगम का जिक्र हो रहा है, अपने आप में कीर्तिमान है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच में महाकुंभ जहां पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उसी बीच में उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं फायदा भी होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि महाकुंभ के आयोजन से लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिला। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने ये कहा कि आज महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा भी होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है यह भी डिफेंस की ही लैंड है, और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली, और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। तो चलिए, आप सुन रहे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर वो महाकुंभ को लेकर बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार होगा। इसी बीच में अब कटरा का रुख करेंगे, जहां पर कि डिग्रीज का वितरण जो है वो किया जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ये बच्चों को उनकी डिग्रीज का वितरण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें कटरा के एसएमवीडी से। तो यहाँ पर एसएमवीडी यानी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर जो तमाम अतिथि लोग जो यहाँ पर शामिल है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और बच्चों को यहाँ पर उनकी जो डिग्रीज हैं उनका वितरण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है, सीएम उमर अब्दुल्ला है, और तमाम लोग भी यहाँ पर गणमान्य लोग पहुंचे हैं। और बच्चों को काफी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी से जब
कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें उनके हाथों में डिग्री हासिल होती है तो ये अलग से गौरव जो है वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इसी में अगर दीक्षांत समारोह की बात की जाए तो जो देश को आगे बढ़ाते हैं उनके हाथ से ये पदवी लेना, ये डिग्री लेना खुद में एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और ये हस्तियां जब डिग्री देती है तो बच्चों का प्रोत्साहन और बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में आगे बढ़ता है। और यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल ये 10वां दीक्षांत समारोह है और यहाँ पर आपको बता दें कि मातृका ऑडिटोरियम में ये हो रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हो, यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, सभी मौजूद है। और इन बच्चों को प्रोत्साहन के साथ साथ इनको जो इनकी उपलब्धि है और वो दी जा रही है, यानी कि इनकी डिग्री प्लस गोल्ड मेडल जो है वो दिया जा रहा है इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जिसने जितनी उपलब्धि हासिल की है उसे उस हिसाब से सराहा जा रहा है और हर बच्चे को यहाँ पर जो उनकी मेहनत सालों की जाती है उसके उपलक्ष्य पर यह दीक्षांत समारोह आयोजन है जहाँ पर डिग्री जो है बच्चों को दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ये आयोजन हो रहा है और सभी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सब मौजूद है और बच्चों को एक करके डिग्री जो है वो दे रहे हैं। और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि बच्चों के सालों की मेहनत होती है और ये डिग्री है जो इन्हें आगे तक लेकर जाती है, जो इन्होंने लक्ष्य अपने जीवन का रखा होता है वहां तक उन्हें पहुंचाती है और ये एक ऐसा प्रमाण है जो इनकी मेहनत को दर्शाता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एलजी और सीएम भी मौजूद है और एक एक करके सभी को डिग्री जो है वो दे रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो आज यहाँ पर एक दिवसीय दौरे के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इस एक दिन के लिए वो यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जो यहाँ पर आयोजित किया गया है उसके लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें यहाँ पर 911 विद्यार्थियों ने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो अपना करवाया था और 485 जो बच्चे हैं उन्हें ये डिग्रियां दी जा रही हैं और ये जो 2023-24 सेशन के बच्चे थे ये उन्हें डिग्रीज जो है दी जा रही हैं। इसमें पीएचडी, एमटेक, एमबीए, एमएससी, एमएससी और इंटीग्रेटेड एमए, बीटेक इन और साथ ही बैचलर्स इन आर्ट्स, तो ये बीएससी, बीए ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स के छात्र जो है सभी शामिल हैं। इन सभी को एक एक करके डिग्रियां जा रही है। 485 छात्र हैं जिन्हें ये डिग्री दी जाएगी और फिलहाल आपको बता दें कि इसमें से यहाँ 34 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा और किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये बाकी बच्चों को डिग्रियां दी जाएंगी लेकिन ये वो मेधावी छात्र हैं जिन्हें गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि सबसे अव्वल ये आए हैं और पूरे अपने जो ये सेशन रहे हैं पढ़ाई के उनमें सबसे अव्वल आके सबसे अलग ये निकले हैं और सबसे हाईएस्ट मार्किंग, सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका ही रहा है जिसके कारण इन्हें गोल्ड मेडल जो है वो दिया जा रहा है। फिलहाल एमपीडी यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि ये जो है दीक्षांत समारोह की तैयारी जो की गई थी वो आज पूरी हुई है और यहाँ पर डिग्री जो है बच्चों को दी जा रही है जिसमें पीएचडी के भी लोग हैं और एक एक करके सभी स्टेज पर आ रहे हैं और डिग्री जो है अपनी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद है और बच्चों को इसमें साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है आगे की लाइफ, आगे का करियर डिसाइड करने के लिए जब इस तरीके से उन्हें सम्मान देकर जो उनकी मेहनत है उसे सफल बनाकर उनकी उपलब्धि, उनका प्रमाण पत्र यानी कि उनकी डिग्री उन्हें दी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि मातृका ऑडिटोरियम में ये 10वां दीक्षांत समारोह जो है आयोजित किया गया है और इसके बाद आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे और भैरव जी मंदिर भी जाएंगे। तो अभी पहले ये समारोह हो रहा है, उसके बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करेंगे क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी आए हैं। तो फिलहाल बच्चों को सबसे पहले सम्मानित किया जा रहा है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे। यहाँ करीब 34 बच्चे हैं यानी 4 दर्जन बच्चे हैं
जिनको आज गोल्ड मेडल मिलना है और उनको मिल रहा है। आप देखिए अब तस्वीरों में सामने ये वो बच्चे हैं जिनकी उपलब्धि सबसे अव्वल रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए और तस्वीरें आपके सामने एक एक करके सबको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, डिग्री दी जा रही है और गोल्ड मेडल जो है वो दिया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये दीक्षांत समारोह जहां पर डिग्रियां जो है आज बच्चों को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।